हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026 का, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कक्षा 10th का त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026 में जो 1 तारीख को एग्जाम लिया गया था, उस 1 तारीख को जो ये एग्जाम हुआ था त्रैमासिक कक्षा 10th का जो एग्जाम हुआ था, उसका हम लोग आज एनालाइज करेंगे सारे क्वेश्चन को और देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रामर के साइड से कितने क्वेश्चन आए हैं, बुक से कितने क्वेश्चन आए हैं, बुक में जो है गद्य खंड से कितने क्वेश्चन हैं, काव्य खंड से कितने क्वेश्चन हैं, इन सभी को हम लोग आज देखेंगे। तो फटाफट आप लोग एक बार इस क्लास में ज्वाइन हो जाइए। जितने भी नए स्टूडेंट अब तक ज्वाइन हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों में। और जो भी 1 तारीख को हिंदी मातृभाषा का एग्जाम दिए हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और आप अपने क्वेश्चन में देखिए कि आप कितना स्कोर कर चुके हैं, तो आप अपना स्कोर भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। टोटल आपको इसमें जो है क्वेश्चन मिलेगा 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से कि 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो चलिए हम लोग आगे इस पर चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 घंटे का समय दिया जा रहा है ना। 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया रहा है। तो सर क्या एग्जाम 3 घंटे का होगा? 3 घंटा 15 मिनट? जी नहीं, 15 मिनट आपको जो मिलता है बाबू, ये 15 मिनट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो है आप लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा टाइमिंग। यहाँ पर देख सकते हैं, इससे पहले हम जो है क्लास 9 का भी जो है हिंदी का जो है एनालाइज कर चुके हैं। बहुत सारे ग्रामर से क्वेश्चन हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि ग्रामर पे मतलब हिंदी व्याकरण पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। हिंदी व्याकरण को अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करके रखें, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखता है कि परीक्षार्थी अपने यथासंभव है ना, यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। मतलब ये कहता है कि जो भी आप क्वेश्चन लिखते हैं आप अपने शब्दों में ही उत्तर दीजिए, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। दाहिनी ओर अंकित किया गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपको सीधा लिखा हुआ है कि प्रश्नों को, है ना, लिखा गया है कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए आपको परीक्षार्थी को 15 मिनट अतिरिक्त मिलेगा। 15 मिनट अतिरिक्त मिलेगा। अतिरिक्त समय जो दिया जाता है इसमें क्या करना है, प्रश्नों को पढ़ना है। पुस्तिका जो होता है ये 2 खंडों में बटा हुआ होता है। एक होता है खंड अ और दूसरा होता है बेटा खंड ब, ठीक है। खंड अ में क्या होता है सर, तो खंड अ में जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। और खंड ब में क्या होता है बाबू, तो खंड ब में सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। खंड अ में याद रखिएगा 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, जिनमें से आपको किन्हीं 40 का उत्तर देना है। देखिए बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, कल भी बहुत बच्चे क्लास में बोल रहे थे कि सर हमारे अगल बगल में जितने भी और भी दोस्त यार बैठे हुए थे वो 70 में 70 बना रहा है, 70 में 50 बना रहा है, 60 बना रहा है। क्या उसका स्कोर सर 70 हो जाएगा, 50 हो जाएगा? जी नहीं, आपका स्कोर 70 में आप 40 में जितना सही कीजिएगा वही आपका स्कोर होगा। 70 में आप जितना सही कर लीजिए, 40 कर लीजिए, 35 कर लीजिए, जितना कर लीजिए बाबू वही आपका सही होगा। आप 41 बना लेते हैं, 45 बना लेते हैं, नो काउंट, ओनली फॉर आपका काउंट कितना होगा, 40 का ही काउंट होगा। इस चीज को ध्यान देना आपको, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गया। चलिए OMR शीट पर दिया हुआ रहेगा खंड, एक बार देख लेते हैं। खंड ब में 20 लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ रहेगा 2 अंकों का, ठीक है। जिसमें से किन्हीं 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना आपको अनिवार्य। देखिए अनिवार्य लिख दिया, 10 प्रश्न का ही जवाब देना है। मतलब दो दाएं 20 नंबर आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। 20 नंबर इसमें मिलेगा, 40 नंबर आपको उसमें मिल जाएगा। 40 20 60 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए खंड ब में ही जो है आपको 8 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से आपको 5 बनाना है।
अब प्रत्येक का 4 आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। 5 अंकों का है कि नहीं, 4 अंकों, 4 उत्तर देना है, 4 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन रहेगा, 4 अंकों का उत्तर देना, 4 पंचे 20 नंबर आपका यहाँ से भी मिल रहा है। आगे बढ़िए। आप देख सकते हैं यहाँ पर खंड क्या है हमारा, खंड अ। खंड अ में क्या है, 1 से लेकर 70 तक जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव है, 4 विकल्प के साथ दिया हुआ रहेगा। और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट के उत्तर पुस्तिका पर मिला करिए। मतलब 4 को जो है आपको 1, 2, 3 और 4 ये दिया हुआ रहेगा आपको ओएमआर शीट पे। जो इसका राइट आंसर होगा ABCD, जो राइट आंसर होगा उसको बी होगा, तो यहाँ बी में हमको क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से गोल कर लेना है। ओके, ये हम अच्छे तरीके से गोल कर लिए, ये हो गया मेरा 1 नंबर क्लियर। याद रखिएगा इसके बाहर नहीं चल जाना, इधर नहीं कर देना, बाहर कर दीजिएगा गलत हो जाएगा, इसके अंदर ही गोल करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला में क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन बता दे आपका कौन सा है। तो कल आपको हम बताए थे कि य, र, ल, व, ये सारा का सारा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तो ऑप्शन में खोजिए, इन चारों में से कोई एक भी मिलता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जी सर, हमको जैसा कि देख सकते हैं आपका बी ऑप्शन में रॉ दिख रहा है ना, तो वो आंसर हो जाएगा। इधर आपका मौ जो है स्पर्श व्यंजन है, पौ जो है स्पर्श व्यंजन है, बौ जो है स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा था, मेरा रॉ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक का बी हो जाएगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है, यदि दृष्टि से जिन व्यंजनों वर्णों का उच्चारण है ना स्वर तंत्रिका झंकृत हो तो क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सर घोष। क्या आंसर हो जाएगा, घोष हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, घोष या सघोष। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है, जिनकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों से नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, हर स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, हर स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है, स्पर्श व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो स्पर्श व्यंजन को हम लोग वर्गीय क्या कहता है, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि देखिए ये वर्ग में होता है। क्या होता है, ये 5 वर्गों में होता है, क वर्ग, च वर्ग, है ना, ट वर्ग, प वर्ग, सॉरी त वर्ग, है ना, त वर्ग, प वर्ग, मतलब ये सारा का सारा हमारा जो होता है ये वर्ग में होता है। तो ये जो एक वर्ग में है बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा सर। क्लियर है आप लोग, किसी में भी डाउट लगेगा कमेंट करके आप जरूर बोलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। आ का उच्चारण, का उच्चारण स्थान क्या होता है। क्या आ का उच्चारण तालु से होता है, आ का उच्चारण मुर्दा से होता है, या आ का उच्चारण ओष्ठ से होता है। तो सर आ का उच्चारण राइट होता है हमारा कंठ से। क्या चीज से, कंठ से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 6। सर क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है, एक ही ध्वनि का द्विध हो जाए तब वह कौन सा ध्वनि कहलाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं युग्मक ध्वनि। क्या बोलते हैं, युग्मक। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं जब 2 ध्वनि एक साथ आ जाए, ठीक है, जैसे कि दिल्ली, क्या लिखते हैं, दिल्ली, है ना। तो दिल्ली में क्या होता है, लल लल 2 साथ है ना, ल और ल एक साथ है। तो देखिए जब एक ही व्यंजन, यहाँ पे पढ़िएगा, हम बगल में लिख चुके हैं, यहाँ पे हम बगल में लिख चुके हैं बाबू, जब एक ही व्यंजन ध्वनि अपने जैसे ही अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलकर बनता है, जैसे द्वैध रूप में लेती है, तो उसको युग्मक कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का युग्मक हो जाएगा। आगे बढ़िए। देखिए जहाँ तक होगा हम इसका एक्सप्लेनेशन भी करके बताएंगे, और जो होगा इसका राइट आंसर वो राइट आंसर देने का हम एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में बोलता है कि कौन सा बाबू इसमें शुद्ध है, बताइए। शुद्ध हमारा इसमें कौन सा दिख रहा है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा शुद्ध है।
तो डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है अशुद्ध, पहले शुद्ध पूछा था, इसमें अशुद्ध बोला, तो अशुद्ध इसमें कौन सा है, विभूत है, तो दर विभूत डी बी ऑप्शन हो जाएगा। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। 9 नंबर का देख लेते हैं हम लोग क्या है। 9 नंबर में बोलता है नी प्लस रब, नी प्लस रब के रब पदों का संधि कौन सा हो जाएगा बाबू, तो नी जोड़ रब, नीरब हो जाएगा, नीरब हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है व्यंजक से स्वर, व्यंजक से स्वर अव्यंजक के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, तो उत्पन्न विकार को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ लिख करके रखे हैं, इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा आप लोग। जब किसी व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण का मिलान किसी स्वर या अन्य व्यंजन से होता है तो उससे होने वाले जो बदलाव या विकार जो उत्पन्न होता है उसी को व्यंजन संधि बोलते हैं। तो यहाँ पे वही बोला था, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न में जो विकार होता है, देखिए विकार को क्या कहते हैं, तो जो विकार होता है इसी को व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का बी हो जाएगा। आगे चलिए, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। विराम मतलब ठहराव होता है। विराम मतलब क्या होता है, विराम करना, आराम करना, ठहराव करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है विषमयादि बोधक का चिन्ह बताइए। इसमें विषमयादि बोधक कौन है बाबू, तो विषमयादि बोधक हमारा इस तरह का होता है। तो ये हमारा क्या है, विषमयादि बोधक है। उसके बाद हमारा ये कौन है बाबू, तो ये हमारा योजक चिन्ह है जो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अगला देखिए, अगला हमारा क्या है, इस तरह वाला, ये क्या है हमारा, तो ये हमारा जो है पूर्ण विराम है। ये हमारा क्या है, पूर्ण विराम है। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये वाला हमारा कौन सा है, तो विषमयादि बोधक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विषमयादि बोधक। जो राइट आंसर डी हो जाएगा बाबू। क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 13, फटाफट देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है बाबू, उस विकारी, क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु या भाव, विशेष वस्तु भाव और जीव को कहते हैं। सर संज्ञा करते हैं, किसी देखिए संज्ञा किसे कहते हैं, किसी, है ना, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान, है ना, व्यक्ति वस्तु या स्थान के, है ना, स्थान के नाम को ही ना संज्ञा कहते हैं बाबू, नाम को ही संज्ञा कहते हैं, है कि नहीं। तो संज्ञा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें से हमारा स्त्रीलिंग जो था चीख, चीख क्या है, ये चीख हमारा स्त्रीलिंग है। बाद बाकी जितना है सारा का सारा बाबू पुल्लिंग है, हम बगल में लिख दिए हैं, आप लोग मिला सकते हैं। तो 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद बोलता है मनुष्य की सार्थक व्यक्ति जो वाणी को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, मनुष्य का जो सार्थक वाणी व्यक्ति को वाणी क्या कहते हैं, तो भाषा कहते हैं। तो पता है आपको मनुष्य का मेन मुख क्या होता है, भाषा होता है ना, भाषा सही है, मेन वाणी तो यही हो गया। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 16 नंबर का राइट आंसर क्या बोलता है, कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, वृद्धि स्वर संधि। तो इसका राइट आंसर होगा परमौषध हो जाएगा। परम जोड़ औषध, यहाँ पर औ के साथ औ का मेल हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है बाबू, औ के साथ आ के साथ औ का मेल हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है बाबू, वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो यही हो जाएगा हमारा क्या, तो यहाँ पे वृद्धि बोल दिया, तो किस में हो रहा है भाई, तो परमौषध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 17, क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है मंडल किस संज्ञा का उदाहरण है। मंडल जो है हमारा किस संज्ञा का उदाहरण है। तो याद रखिएगा मंडल जो है बेटा,
वो एक पूरे समूह या संगठन का बोध कर रहा है। तो बस जैसे ही मंडल मतलब किसी समूह का कर रहा था, समूहवाचक हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोलता है? घनश्याम किस समास का उदाहरण है? घनश्याम किस समास का? तो ये जो है ना, ये विग्रह समास का है। विग्रह समास में धन मतलब होता है धन, बादल के समान श्याम मतलब काला होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास का ये एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19। वय मुक्त, वय मुक्त का समास विग्रह कौन होगा? वय से जो मुक्त होगा, वय मुक्त कौन होता है? जो वय से मुक्त होगा उसे वय मुक्त कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम नहीं है? देखिए ना, वह भी सर्वनाम है, आप भी सर्वनाम है, यह भी सर्वनाम है। सर्वनाम क्या नहीं है? तो राधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोलता है मेरा नौकर कामचोर है। मेरा नौकर जो है वो बेटा कामचोर है, तो इसमें विशेषण क्या होगा? तो कामचोर ही विशेषण होगा, क्योंकि विशेषता क्या है उनमें? नौकर जो है उसके पास, लेकिन उसकी विशेषता क्या है? जब वो जो है ना एक नंबर का कामचोर है, वो जो है ना कामचोर, काम करना नहीं चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 20 में बोलता है यह गाय अच्छी है। तो इसमें विशेषण, किस विशेषण का बात किया जा रहा है? तो सार्वनामिक विशेषण का बात किया जा रहा है। जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के ठीक पहले आकर के उसकी विशेषता को बता दे बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 23 में बोलता है ऐसे शब्द जो संस्कृत या प्रकृति से विकृत होकर हिंदी में आ जाए उसे बोलेंगे तद्भव समास। याद रखिएगा, जो भी संस्कृत में है और वो जो है क्या होता है, प्रकृति रूप से विकृत होकर के हिंदी में बदल जाए, हिंदी में उसको तद्भव समास बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर देखिए। कोई देख लेगा, कोई देख लेगा। तो कोई जो शब्द है ना बाबू, कोई शब्द जो है ये अनिश्चित है। क्या है? ये निश्चित नहीं है, किसी निश्चित व्यक्ति को नहीं इंडिकेट करता है ना। कोई देख लेगा तो देखने में कोई भी देख सकता है, राम श्याम सीता गीता कोई भी देख सकता है। तो इसी लेकर के बोलता है ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। सर्वनाम का कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोलता है शिकारी ने बाघ मारा। इस वाक्य में कारक क्या है? तो कारक कौन होगा? कर्ता होगा। कर्ता कारक, कर्ता ने है ना कर्म को, तो कर्ता ने क्या किया? कर्ता जो शिकारी था उन्होंने क्या किया? बाघ को मारा। तो कर्ता ही आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग बाबू। क्वेश्चन नंबर 26। में पर कारक का विभक्ति है। किसका विभक्ति है? में पर। तो में पर अधिकरण कारक, अधिकरण में पर। ठीक है। और भी आपको इसकी विशेषता मतलब अच्छी तरह से जानकारी लेना है तो आप लोग हमारे हिंदी ग्रामर के जो क्लास है उसको आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं और हम लोग आंसर चेक कर रहे हैं अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोलता है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? करुणापूर्ण। करण तत्पुरुष क्या है? करुणापूर्ण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखना बेटा, निरामिष। निरामिष का विलोम शब्द क्या होता है? निरामिष का अर्थ होता है जो मांस ना खाता हो। तो देखिए ये शाकाहारी हो गया। निरामिष जो होता है वो जो मांस नहीं खाता है उसी को हम लोग बोलते हैं निरामिष। लेकिन सामिष जो होता है ये मांस खाने वाला था। सामिष का अर्थ क्या होता है? सामिष का अर्थ होता है बाबू मांस खाने वाला, मांस खाने वाली होता है मांसाहारी। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सामिष। राइट आंसर ए हो जाएगा 28 का। आगे बढ़ते हैं 29 में बोलता है आसुर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है? तो आसुर का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो धनुज होता है, दानव होता है और यातुधान होता है। पीयूष जो होता है ना ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। पीयूष का अर्थ क्या होता है? अमृत। पीयूष का
अर्थ क्या होता है, अमृत होता है, ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। 29 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? पहली बात देखिएगा, देशज शब्द है ना, देशज शब्द के बारे में हम यहाँ पे बता चुके हैं। वह शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति स्थानीय भाषाओं से बोली जाती है ना, वो संस्कृत में मूल्य नहीं होता है। क्या होता है, संस्कृत में उसका कोई मूल्य नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बाबू क्या, देशज शब्द। तो देशज शब्द जो है, जैसे कि खिचड़ी, खिचड़ी क्या हम लोगों का जो है अपना स्थानीय भाषा है खिचड़ी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खिचड़ी। देखिए अब हमारा व्याघ्र ये तत्सम है, पुष्प तत्सम तत्सम शब्द है, आम्र तत्सम शब्द है, ठीक है, लेकिन खिचड़ी जो हमारा देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 को देखते हैं, तत्सम शब्द कौन सा है? तो सूर्य जो है हमारा तत्सम शब्द है, बाकी डिबिया ये जो है तद्भव है, फूल तद्भव है, खीर जो है ये भी हमारा तद्भव। आगे बढ़ते हैं, 31 का राइट आंसर क्या पता आपको? राइट आंसर 31 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बोलता है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं, कोई भी ध्वनियों के मेल से जो सार्थक वर्ण समुदाय होता है उसको हम लोग शब्द बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। आगे बढ़िए, हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। विधवा में कौन सा उपसर्ग होता है? तो विधवा में हमारा जो होता है, विधवा में वी हटा दिए, धवा जिसका अर्थ होता है पति, और उसमें वी जोड़ दीजिएगा, तो वो हो जाएगा विधवा। अब विधवा क्या होता है? विधवा का उपसर्ग क्या होता है? वी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोलता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 34 में बोलता है, फेरा में कौन सा प्रत्यय? फेरा आ, फेर आ, आकार का प्रत्यय हो रहा है, आकार का प्रत्यय हो रहा है। रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो 3। रचना और बनावट के अनुसार, रचना भी है और बनावट के अनुसार शब्द जो है बेटा ये हमारा 3 प्रकार से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो कुल कितना है मेरा बेटा? 3 है, 3, 5 नहीं होगा, 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बोलता है, दही वाला मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो याद रखिएगा वो कन्नड़ का कहानी है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, लेखक श्रीनिवास का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो वो कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक का एक जिला था कोलार नाम का, जिला का नाम था कोलार, है ना, कोलार नाम का एक जिला था बेटा। इसी जिला में कोलार कहाँ पर है? तो ये हमारा कर्नाटक में है ना, कहाँ पर है? कर्नाटक में, याद रखिएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बोलता है, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? मगम्मा का जो पुतौह था उसका क्या नाम था? तो नजम्मा नाम था। क्या नाम था बाबू? नजम्मा नाम था, और नजम्मा से काफी चल रहा था बातचीत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किसने किया था? तो इसका संग्रह जो किया था ये हमारे सिखों के 5वें गुरु जो थे, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु गोविंद जी नहीं होगा, ठीक है। गुरु अर्जुन देव जी जो थे वो सिखों के 5वें गुरु थे, जो सन 1604 ईस्वी में इसका संग्रह किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह कब किया गया था? तो 1604 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू इसका? राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोलता है? कबीर रसखान की रचना कौन है? तो कबीर रसखान के द्वारा जो रचना किया गया था वो सुजान रसखान था एक, दूसरा था प्रेम वाटिका। ये दोनों जो है ना रसखान के द्वारा रचना किया गया था। तो आंसर इसका राइट हो जाएगा ए और बी, ए एंड बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 41, दही वाला मगम्मा। दही वाला मगम्मा शीर्षक पाठ क्या है? विधा है या कहानी है, निबंध है, क्या है? तो ये सर एक कहानी है ना। दही वाला मगम्मा क्या है? कहानी है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में बोलता है निम्नलिखित में कौन कवि दिल्ली के पाठन राजवंश से उत्पन्न हुआ था? तो रसखान जो है इससे उत्पन्न हुआ था। किससे हुआ था बाबू? रसखान जो हुआ था उत्पन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में बोलता है कि निषाद शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बिना किसी शंका या डर के, है ना। निशांक का अर्थ क्या होता है? बिना किसी शंका का या बिना किसी डर का। तो मतलब होता है शंका मुक्त होना चाहिए, जिसके अंदर डर नहीं हो, जिसके अंदर कोई शंका नहीं हो, तो शंका मुक्त हो। नहीं जैसे बच्चे को रात में बोलोगे कि बाबू उठ करके जाओ बाथरूम टॉयलेट इधर उधर कहीं जाने बोलोगे तो बोलेगा डर लग रहा है। तो उसी तरीका से याद रखिएगा, शंका है मतलब शंका लग रहा है कि भूत है, ये है, तो ये सारा शंका मुक्त होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बोलता अतो डैश स्नेह को मार्ग है, रिक्त स्थान में कौन सा शब्द होगा? तो यह जो है यह पंक्ति धनानंद की प्रसिद्ध पंक्ति है। अति सुधो स्नेह को मार्ग, यह जो पंक्ति था ये हमारे धनानंद जी जो थे ये काफी रीति काल के समय के धनानंद जी जो थे ये रीति काल के समय के बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि थे। और ये देखिए इसका अर्थ क्या होता है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है, इसका होता है प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल होता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल होता है। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुधो। राइट आंसर 44 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 45 नंबर में क्वेश्चन में बोलता है गुरु नानक हिंदी के किस भक्ति धारा के कवि थे? तो भक्ति काल के समय के थे। किस समय के थे? तो भक्ति काल के। और इस समय जो है क्या हुआ था? निर्गुण भक्ति धारा। किस भक्ति धारा के थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के थे। निर्गुण भक्ति धारा के थे। और ये जो गुरु नानक जी जो थे ये जो है सिख धर्म के प्रवर्तक भी थे। सिख धर्म के प्रवर्तक भी थे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा के थे। ठीक है, भक्ति काल के समय के थे। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में देख लेना बेटा, सिख शब्द का अर्थ क्या होता है? सिख शब्द के अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सिर के बाल या चोटी। आंसर कहाँ पे हो जाएगा बाबू? तो चोटी यहाँ पर आंसर है। राइट आंसर डी हो जाएगा, चोटी। रसखान किनके भक्त थे? तो रसखान जो है ये एक बहुत बड़े प्रमुख कवि थे, ये कृष्ण साहब के थे। ठीक है, रसखान किनके भक्त थे? तो ये श्री कृष्ण साहब, भगवान श्री कृष्ण साहब के बहुत बड़े भक्त थे रसखान जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1469 में हुआ था। 13 अप्रैल 1469 तलवंडी। कहाँ हुआ था बाबू? तलवंडी एक नामक जगह था, ननकाना जिला, पाकिस्तान में। कहाँ पे हुआ था बेटा? याद रखिएगा, ये जो सिख साहब थे गुरु नानक जी ये सिख धर्म के संस्थापक भी थे। सिख धर्म के संस्थापक थे और जिनका जन्म जो हुआ था 13 अप्रैल 1469 में हुआ था। तलवंडी ननकाना पाकिस्तान में पड़ता है बाबू, वहीं पर हुआ था। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 49। धनानंद रचिता अत्यंत प्रसिद्ध थे, प्रसिद्ध एक कवि थे। किस समय? रीति काल के काव्य धारा के बहुत प्रसिद्ध थे। दो चीज इनका बहुत प्रसिद्ध था, एक था धना अक्षरी और सवैया, ये दोनों इनका अत्यंत प्रसिद्ध था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा, ए और बी। चलिए हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर में बोलता है सिख धर्म जो थे किसके प्रवर्तक थे? तो गुरु नानक। किसके प्रवर्तक थे बाबू? तो गुरु नानक जी का सिख धर्म के प्रवर्तक। अभी तुरंत बताए थे गुरु नानक जी जो थे ये सिख धर्म के बहुत बड़े प्रवर्तक थे। चलिए, धनानंद कैसे कवि थे? तो रीति मुक्त कवि थे। एक मिनट, कैसे थे बाबू? कैसे कवि थे? तो रीति मुक्त कवि थे। कौन? धनानंद जी थे। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी।
आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में बोलता है गुरु नानक के अनुसार वाणी कब विष के समान हो जाती है। गुरु नानक के अनुसार वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो राम नाम के बिना, राम जो होता है नाम के बिना उसी समय हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 53। कवि रसखान ने मलिन किसे कहा था, तो कृष्ण राधा को, कृष्ण और राधा को कहा था माली मलिन किसने कहा था, ठीक है, रसखान जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 53 का राइट आंसर डी। 54 और 55 फटाफट हम लोग देख लेंगे। 54 और 55 धनानंद विराग धनानंद जो थे, धनानंद विराग होने पर कहाँ चले गए थे, तो ये चले गए थे वृंदावन। कहाँ चले गए थे, वृंदावन चले गए थे। यहाँ पर उन्होंने देखिए यहीं पर जो है धनानंद साहब जो है यहीं पर क्या किए थे, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ले लिए थे। निम्बार्क संप्रदाय में क्या कर दिए थे, दीक्षा ले लिए थे, वृंदावन चल गए थे, याद रखिएगा धनानंद साहब। अगला क्वेश्चन है कि सुधा शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सुधा शब्द का अर्थ हो जाता है बाबू, सुधा शब्द का अर्थ हो जाता है अमृत। क्या हो जाता है, अमृत हो जाता है, इस बात को ध्यान देना है, अमृत हो जाता है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में बोलता है रसकेली बल्ली किसकी रचना है, तो रसकेली बल्ली जो है ये धनानंद साहब की रचना है। किसकी रचना है, धनानंद की रचना है, इस बात को ध्यान देना है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बोलता है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में, सब बच्चा जानता है। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में बोलता है भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम लोग क्या सीखें और इस शीर्षक के पाठ्य विधा क्या है। तो वैसे तो मूल रूप से यह पाठ मैक्समुलर के द्वारा दिया गया था। मैक्समुलर साहब जो थे भारत के, उनके द्वारा दिया गया था, और यह एक तरह का क्या था, भाषण था बाबू, लेक्चर था, भाषण था। लेकिन आपके किसी भी इस ऑप्शन में कहीं पर भाषण दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग निबंध को मान के चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोलता है, मदन पड़ोस के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। मदन जो है पड़ोसन के लड़का जो होता है, आवारा नहीं, इधर उधर भौंकता रहता है, उसके साथ क्या कर रहा था। तो देखिए यह जो बात कहा गया है, ये विष के दांत के कहानी का ये बात कहा गया है। तो ये हो जाएगा लट्टू नाच रहा था, ठीक है। इसका साथ क्या कर रहा था, तो लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था बाबू, मदन जो था पड़ोस के लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 60। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में बोलता है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की जो है ना बाबू कुल 5 लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, कुल 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं, जैसे कि एक हो गया सीमा, दूसरा रजनी, तीसरा आलो, चौथा हो गया शिफाली और 5वां आरती। ये पांचों का पांचों जो था बाबू, ये हमारे सेन साहब की लड़कियां थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है बेटा, देखिए उच्च स्तर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर कहाँ गए थे। तो आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर साहब जो है पहली शिक्षा लेने के लिए न्यूयॉर्क गए थे, मतलब अमेरिका गए थे। फिर कहाँ गए थे उन्होंने, इंग्लैंड, मतलब लंदन, है ना, इंग्लैंड में उन्होंने उच्च स्तर की शिक्षा लेने के लिए गए थे। तो इस ऑप्शन में आपका क्या कहता है, न्यूयॉर्क नहीं है, तो न्यूयॉर्क रहता तो न्यूयॉर्क आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 61 नंबर। फटाफट हम लोग क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। शाहनामा का रचना काल है, ये जो है कब है, 10वीं और जो है ना बेटा 11वीं का है। 10वीं और 11वीं है ना,
10वीं और 11वीं काल का ये है, तो 10वीं और 11वीं का है ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 63। क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन है, आप लोगों को हम फटाफट का। वारेन हेस्टिंग, देखिए आपको जो है हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा है कि वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल था। तो वारेन हेस्टिंग जो हमारा गवर्नर जनरल था वो हमारा जो है ना भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग, मतलब ये भारत के थे। ऑप्शन में बंगाल कहाँ पड़ता है? भारत में पड़ता है। कब से कब तक थे बाबू? तो 1773 से 1785 तक ये गवर्नर जनरल बने हुए थे। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में बोलता है विष के दांत शीर्षक की कहानी शहंशाह खोका को, एक मिनट, ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए ध्यान देना है यहाँ पे कि खोका जो था ना, खोका को क्या बनाना चाहता था पता है? सेन साहब का बेटा का नाम क्या था? खोका। ये जो खोका जो था, खोका ये जो है सेन साहब का बेटा था, ठीक है, और ये अपनी फैक्ट्री का जो है बिजनेसमैन बनाना चाहता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहता था, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंजीनियर। आगे बढ़ते हैं द कास्टस इन इंडिया देयर ऑफ द मैग्नीज किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर साहब की। और यह रचना कब किया गया था? 1916 ईस्वी में इसकी रचना किया गया था, मतलब लिखा गया था। चलिए 65 हो गया। 66 नंबर, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में बोलता है अकस्मात, है ना, अकस्मात शब्द का क्या होता है? अकस्मात शब्द का अर्थ होता है बिना किसी पूर्व सूचना या एकाएक आ जाना ही क्या होता है? अकस्मात होता है। अकस्मात अचानक नहीं बोलता, अचानक उसका तबीयत खराब हो गया, ऐसा मतलब लग नहीं रहा था कि उसका तबीयत खराब होगा, लेकिन तबीयत खराब हो गया। अचानक कोई घटना हो जाता है किसी के साथ, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अकस्मात। बेटा समझ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 67। नलिन विलोचन शर्मा जो था, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है ना पटना के बदरघाट में हुआ था, ठीक है। पटना के बदरघाट में हुआ था, याद रखिएगा। पटना के कहाँ हुआ था? बदरघाट में, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका आंसर क्या पूछा था बाबू? ये पूछा था कि इनका जन्म कब हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 18 फरवरी 1916 को इनका जन्म हुआ था। 18 फरवरी 1916 को जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर। 68 नंबर में बोलता है कि मैक्स मुलर के अनुसार सर्वविधि अरे यार क्या आ जाता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार सर्वविधि संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो हमारा देश भारत है। प्रकृति सौंदर्य परिपूर्ण संपदा ना, ये सारा का सारा किससे? भारत से बाबू। अगला क्वेश्चन है कि हर्क्स, है ना, हर्क्स कौन थे? तो ये हर्क्स साहब जो थे ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। ये जो है वनस्पति वैज्ञानिक साहब थे हर्क्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव का, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा, है ना, कैसा निर्धारण करती थी? बाबू दोषपूर्ण करता था, पता है? ये जो जाति प्रथा था ना बाबू, ये किसी को क्या करता था? दोषित करता था। क्या करता था? दोष देता था, है ना। दोष देने का मतलब है तुम फलना हो, तुम चिल्ला हो, बहुत सारा है ना, इसी तरीका से होता था। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं दोषपूर्ण। कोई दिक्कत? तो ओवरऑल आपको 70 में जो हम जो है ना 70 का हम लोग आपको एकदम राइट आंसर 100% हमने राइट आंसर आपको बताया। और सभी का हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया एक्सप्लेनेशन करने का। जहाँ तक हुआ हम आपको एक्सप्लेनेशन करके दिए। कोई और दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ना? वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और इसको आप अपने दोस्तों में सभी फ्रेंड में क्या करिए, इसको आप शेयर कर दीजिए एक बार। क्लास 10th है ना, 10th का हिंदी का
पहला जो एग्जाम हुआ था हिंदी का, है ना, हिंदी का 70 हम लोग ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि लघु उत्तरीय का क्वेश्चन था कि बाबू यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था वाक का प्रयोग करते हुए लिंग का निर्णय करें। तो इसमें ये हम बता दिए हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग और कौन पुल्लिंग। खून जो हमारा पुल्लिंग है, चाय हमारा स्त्रीलिंग है, स्याही स्त्रीलिंग है और तालाब जो है पुल्लिंग है। आप इसका वाक्य बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए कहाँ से पूछ रहा है, जातिवाचक संज्ञा से पूछ रहा है सवाल बेटा। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को भी छोड़ के आए हैं। देखिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द किसी संपूर्ण जाति या वर्ग, है ना, किसी भी जाति या वर्ग वस्तु स्थान का बोध होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जातिवाचक। जैसे नदी, पर्वत, लड़का क्या एक जाति का बोध कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्रिया। देखिए क्रिया से भी सवाल पूछ दिया है, क्रिया को परिभाषित कीजिए। तो क्रिया क्या होता है, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिया। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, रोना, ये सारा का सारा क्या बेटा, क्रिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में आप क्या करिए, निबंध लिखिए। निबंध में जैसे रक्षाबंधन पे लिखिए, मेरे प्रिय शिक्षक पे लिखिए, नारी शक्ति पे लिखिए, जल ही जीवन है, इसके बारे में आप 200 शब्दों में उत्तर दीजिए। अपने शहर सड़क पर प्रकाश स्ट्रीट लाइट जो होता है व्यवस्था के लिए नगर निगम अधिकारी को एक पत्र लिखो बेटा। तो इसमें देखिए हम बता दिए सेवा में मुख्य नगर आयुक्त, नगर निगम पूर्णिया से है तो पूर्णिया लिखिए, भागलपुर से तो भागलपुर, कटिहार तो कटिहार। विषय में आपको क्या लिखना है, शहर की सड़क पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है। तो ठीक है, इतना चीज लिखिएगा, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे है क्या, चलिए ओवरऑल आपको हम जो है टोटल क्वेश्चन 70 का 70 क्वेश्चन करवा दिए। तो आप लोगों को पूरा वीडियो को देख लीजिए, अंतिम तक वॉच कीजिए, और जहाँ पर भी कहीं पर कोई आंसर में आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा इशू है तो आप हमारे इस नंबर पे क्लिक करिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। यूट्यूब चैनल आपको तो पता ही है, डियर जाहिद सर। ओके, डियर जाहिद सर यूट्यूब चैनल है। व्हाट्सएप पे भी आप जाइएगा, एमडी क्लासेस के नाम से आप वहाँ पर व्हाट्सएप पे जाइए और लिखिए, व्हाट्सएप पे जाके एमडी क्लासेस, है ना, एमडी क्लासेस कीजिए, आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम भी चैनल है, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने लगातार वीडियो को इतना अच्छा प्यार और सपोर्ट किया। इसी तरीक़ा से आप लोग बने रहिएगा। आपको हम फिर कल जो है आप लोगों को वीडियो लाने वाला हूँ सोशल साइंस और विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन थे उनका एनालाइज करके। धन्यवाद।